एडवर्ब। अभी तक हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया। तो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब इसलिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। तो इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ जगह हैं और मुख्तलिफ फंक्शन हैं। तो बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उन सब की एक जगह फिक्स थी, जबकि एडवर्ब तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद। और सम टाइम ये एक ही सीरीज में 2-3 एडवर्ब इकट्ठे आते हैं। तो इसको समझना बहुत ईजी है। ये अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो इसके साथ आपको ग्रामर के कई रूल समझ आ जाएंगे। तो ये बहुत असर डालती है पूरे सेंटेंस के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर, हर एक चीज़ को मॉडिफाई कर सकती है। तो ये हम इसको हम टेक्निक से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो वर्ड है एडवर्ब, हम इसको समझते हैं कि एडवर्ब जो वर्ड है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है एड और दूसरा है वर्ब। तो वर्ब का मतलब है एक्शन और ऐड का मतलब है एडिशन। एडिशन मतलब इजाफा करना या जमा करना। तो एडवर्ब बेसिकली एडवर्ब जो वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करता है, यानी इसमें इजाफा करता है, उसमें मज़ीद शिद्दत पैदा करता है, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालता है ताकि वर्ब की हमें सही तरह से समझ आ जाए। वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए कि काम कैसा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसे भी है। तो ये वर्ड हमें बताता है कि काम कैसे हो रहा है, काम क्यों हो रहा है और काम कब हो रहा है और काम कितनी बार हो रहा है। अगर देखें तो हाउ वर्क इज बीइंग डन, वेयर वर्क इज बीइंग डन और व्हेन वर्क इज बीइंग डन और हाउ ऑफन वर्क इज बीइंग डन। तो ये मज़ीद काम को एक्सप्लेन करता है, काम कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली ये जो एडवर्ब है ये वर्ब की खासियत बयान करता है। जिस तरह नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जब हम वर्ब की तारीफ या इसकी खासियत बयान करते हैं तो हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने इंसान की तारीफ करनी हो, बंदे की तारीफ करनी हो तो हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। जब उसके काम की तारीफ करेंगे तो हम एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसको अब हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट या ही रन्स स्लोली, स्पीक पोलाइटली। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वर्ब है रन्स, इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है ये वर्ड फास्ट। फास्ट बता रहा है कि काम कैसा हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे भागना, तो कैसा भागा जा रहा है, तेज भागा जा रहा है। तो ये इसका एडवर्ब है जो इसको मॉडिफाई करता है और इसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वर्ब है रन्स और इस रन्स को ये वर्ड एक्सप्लेन करता है स्लोली, कि काम कैसे हो रहा है, दौड़ा कैसे जा रहा है, स्लोली। तो ये इसका एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो काम हो रहा है वो स्लोली हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे काम हो रहा है स्पीक, तो इसको ये वर्ड पोलाइटली मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा बोल रहा है, पोलाइटली। तो ये इसका एडवर्ब होगा। इसी तरह हम करते हैं ही केम यस्टरडे, तो यहाँ पे हमारा वर्ब है केम, तो इसको यस्टरडे मॉडिफाई कर रहा है कि काम कब हुआ, यस्टरडे कल। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है केम को कि वो कल आया। एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब को एक्सप्लेन करता है बल्कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस को भी एक्सप्लेन करता है या इसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, बेसिकली मैंने आपसे कहा था जो पार्ट ऑफ स्पीच की जो पोजिशनिंग है, ये पोजिशनिंग आपकी जो मैक्सिमम ग्रामर है वो आपको 40% आपकी जो ग्रामर है वो क्लियर हो जाएगी। किससे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजिशनिंग से, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ कि इस चीज़ को कहाँ पे पोजीशन रखना है। ग्रामर में सबसे जो बड़ा मसला आता है या सेंटेंस राइटिंग में, लिखने में, बोलने में सबसे बड़ा मसला आता है अरेंजमेंट का, पोजिशनिंग का, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाए। ठीक है, तो जब आपकी ये पोजिशनिंग ठीक हो जाएगी तो 40% ग्रामर आपकी वहीं पे क्लियर हो जाएगी। आपको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे रूल्स, आपको खुद पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब की डेफिनेशन है कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट फर्दर एक्सप्लेन्स द वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो ये ऐसा वर्ड है जो वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करता है। अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब करेंगे। ठीक है, वैसे तो एडवर्ब्स की काफ़ी काइंड्स है, बट एट द मोमेंट हम सिर्फ 4 काइंड्स पढ़ेंगे जो बिल्कुल मेन है, जिससे आपका जो बेसिक इंटरफेस है एडवर्ब के हवाले से वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीकाकार या अंदाज या
बिहेवियर। ठीक है, तो इससे शो होता है कि जो काम हो रहा है वो किस अंदाज या किस तरीके से हो रहा है। तो मोस्टली जब आपका क्वेश्चन आया जाए सेंटेंस के हवाले से, एडवर्ब के हवाले से कि हाउ एंड व्हाट, कि काम कैसे हो रहा है, काम किस अंदाज से हो रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा जो बताएगा कि काम कैसे हो रहा है। जैसे ही राइट्स, यहाँ पे सिंपली उसने बोला है कि ही राइट्स, वो लिखता है, तो एडवर्ब हमें बताएगा कैसे लिखे जा रहा है। ही राइट्स क्लियरली, तो ये एक अंदाज है जो बता रहा है, तरीकाकार है कि जो राइटिंग हो रही है, राइटिंग बिल्कुल क्लियर हो रही है। क्लियर। इसी तरह वी प्ले, हम खेलते हैं, किस तरह खेलते हैं, वी प्ले फेयरली, हम ईमानदारी के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो जिस एडवर्ब के साथ मोस्टली एल वाई आता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ एल वाई आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब जगह, तो ये वर्ब बताएगा, तो ये एडवर्ब बताएगा कि काम कहाँ पे हो रहा है। तो जो एडवर्ब हमें बताए, वेयर का मतलब बताए, वेयर का आंसर देगा, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा, जो बताएगा हमें कि काम कहाँ हो रहा है। सही। इसको मिसाल से समझते हैं, जैसे कम हियर, तो काम हो रहा है आना, कम, तो कम हियर, तो प्लेस बता रहा है कि इस तरफ, यहाँ पे। दे मूव बैक, तो यहाँ पे काम हो रहा है हमारा मूव, और ये बैक बता रहा है कि हमारा जो मूवमेंट है वो बैक्स की तरफ है, जैसे जो प्लेस है हमारी वो बैक है। अब हम करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि काम कब हुआ है, काम कब हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्शन है, टाइम ऑफ एक्शन हमें बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, कि काम किस टाइम पे हुआ है या हुआ था। जैसे वी जस्ट कम, हम अभी आए हैं, वी जस्ट कम, तो ये कम यहाँ पे वर्ब है, और जस्ट कम इसका टाइम बता रहा है कि हम अभी आए हैं। ठीक है, दे केम, तो यहाँ पे आप देखें वर्ब हमारा केम है और इसका टाइम है यस्टरडे, तो एडवर्ब है यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दे केम एट 8 o'clock, तो यहाँ पे वर्ब हमारा केम है और एडवर्ब हमारा, सॉरी मैंने इसको EIGT 8, दे केम एट 8, तो ये इसका एडवर्ब है, तो ये इसका टाइम बता रहा है कि काम कब हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे वर्ब से पहले आ रहा है और यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है और यहाँ पे भी वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि आपका इंटरफेस, जो बेसिक इंटरफेस है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद होती है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कि कोई चीज़ कितनी बार होती है, हाउ ऑफन। तो जब काम के बारे में बताया जाए काम कितनी बार हो रहा है तो वो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई काम, कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। जैसे ही ऑफन विजिट्स मी, कि वो अक्सर मेरे पास आता जाता रहता है, तो काम होता रहता। दे ऑलवेज कम लेट, तो ऑलवेज बता रहा है कि हमेशा, और काम है हमारे पास आना, कि वो हमेशा लेट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट भी हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, तो ये तो हमारी 4 किस्म की काइंड्स होंगी एडवर्ब की, यही मेन काइंड है और इसी को हम देखेंगे इसकी पोजीशनिंग क्या है। इन 4 को आप समझ लें, उनकी पोजीशनिंग को जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए एडवर्ब बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी सब आगे जो भी आ रही है डिफरेंट किस्म की इसकी काइंड्स या इसके फंक्शन, वो आसान हो जाएंगे अगर आपने इन 4 को समझ लिया। अच्छा, तो अब सबसे अहम चीज़ है इसकी है वो है पोजिशनिंग या प्लेसमेंट। जो हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे आएगा, वर्ब यहाँ पे आएगा आफ्टर सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आती है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट से पहले आ सकता है या सब्जेक्ट के बाद आ सकता है, या इसके बाद आ सकता है या इसके बाद आ सकता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा इससे पहले आएगा।
तो हर एक की आप देखें, हर एक की जगह फिक्स है। इसने यहाँ पे आना है, इसने यहाँ पे आना है, इसने यहाँ पे आना है। बट ये जो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब इससे पहले भी आ सकता है, एडवर्ब इससे पहले भी आ सकता है, एडवर्ब इससे पहले भी आ सकता है, और एडवर्ब यहाँ पे भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है, और एडवर्ब इसके बाद भी आ सकता है। सम टाइम एक से ज़्यादा एडवर्ब इकट्ठे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब की पोजीशनिंग हर जगह बन सकती है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले मैंने मेन जो 4 एडवर्ब हैं उसकी बात की है, हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो मेन 3 हैं एडवर्ब ऑफ, जो मेन 3 एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। ठीक है, तो आम तौर पे जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो एडवर्ब हमेशा वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे शी सिंग्स सॉन्ग्स डेली। तो यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब है वो ऑब्जेक्टिव के बाद आ रहा है। शी सिंग्स डेली। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब डेली जो है ये इसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद। शी सिंग्स एट balcony। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि बता रहा है कि गाना कहाँ गाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है वर्ब के बाद। क्लियर? आगे है हमारे पास शी सिंग्स एट नाइट। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है कि गाना कब गाया जा रहा है, रात को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर शी सिंग्स लाउडली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये तीनों आ गए हमारे पास। तो मोस्टली एडवर्ब कहाँ पे लगता है, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये तीनों एडवर्ब और प्लेस तीनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि इसकी पोजीशनिंग कैसी है। तो अगर इन केस ये तीनों वर्ब इकट्ठे आ जाते हैं तो इसकी तरतीब हमेशा ऐसे होगी, मैनर पहले आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, उसके बाद प्लेस आएगी, और उसके बाद हमारा टाइम आएगा। तो यहाँ तक बात समझ आती है। तो वो जो हमने डिफरेंट सेंटेंसेस पढ़े थे, शी सिंग्स डेली, शी सिंग्स एट बैल्कनी, अब हम उनको एक तरतीब में सब लेके आते हैं। शी सिंग्स, ओके, यहाँ पे हमारे पास शी सिंग्स लाउडली ऑन बैल्कनी एट नाइट। तो यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद है हमारे पास बैल्कनी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और लास्ट पे हमारे पास आएगा नाइट। तो जब ये तीन आपके पास एडवर्ब आ जाए इकट्ठे, मैनर, प्लेस और टाइम, तो सबसे पहले आपने मैनर को लिखना है कि काम कैसे हो रहा है, काम किस जगह पे हो रहा है, और टाइम लिखना है कि काम कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और सिचुएशन पैदा होती है कि सम टाइम 2 टाइम आ जाते हैं हमारे पास, 2 टाइम्स, एडवर्ब के 2 टाइम आ जाते हैं। जैसे शी सिंग्स लाउडली ऑन बैल्कनी एट नाइट एट 8 o'clock। तो ये जो 8 o'clock है ये भी किस में आ जाता है, टाइम में। तो जब आपके पास 2 सिचुएशंस आ जाएं कि आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम 2 हैं, तो कोई सा भी पहले आ सकता है। चाहे तो आप नाइट को पहले ले आएँ, चाहे 8 o'clock को पहले ले आएँ, और नाइट को बाद में ले आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडवर्ब ऑफ टाइम को आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो मेन तरतीब है मैनर, प्लेस एंड टाइम, वो इस तरतीब से आएगा। अच्छा जी, इंग्लिश ग्रामर में 3 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक है डिफाइन, वर्ड डिफाइन, स्ट्रेस
और एम्फेसिस। तो ये जो तीन वर्ड है, जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं या किसी चीज़ पे हम स्ट्रेस देते हैं या किसी चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं तो उसकी प्लेस डिफरेंट हो जाती है, उसके साथ साथ ग्रामर भी चेंज हो जाती है। तो जहाँ पे भी आप देखें ग्रामर के जो वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं, ये थोड़ी सी आपको ग्रामर मुश्किल आ रही है, तो वहाँ पर या तो उस चीज़ को डिफाइन किया गया है या उस पर स्ट्रेस दिया गया या उस पर एम्फेसिस होगा। इसको हम समझते हैं, देखें एडवर्ब पे हम कहाँ पे जब हम स्ट्रेस या एडवर्ब पे हम जहाँ पे एम्फेसिस देंगे या डिफाइन करेंगे तो देखिए कैसे उसकी जगह चेंज होती है। जहाँ पे हमें किसी ख़ास एडवर्ब पे एम्फेसिस देना हो, जहाँ पर हमें किसी ख़ास एडवर्ब पे एम्फेसिस देना हो, वहाँ पे उसकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर किसी एडवर्ब पे एम्फेसिस देना हो तो पहले भी आ सकता है, जैसे यस्टरडे इट रेन्ड हार्ड। बेसिकली जो यस्टरडे की पोजीशन है ये यहाँ पे आती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एम्फेसिस दिया गया है कल पे, यस्टरडे इट रेन्ड हार्ड, तो इसलिए हम इसको पहले भी ला सकते हैं। इसी तरह अगर हम लिखते हैं तो इसी तरह यहाँ पे हमने लिखा है इन लाहौर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको हम पहले ले आए जबकि इसकी जो प्लेस होती है एंड पे। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा लाहौर पे एम्फेसिस है, लाहौर पे हम जोर दे रहे हैं, तो इन लाहौर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। क्लियर। तो जहाँ पे हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो वो भी सम टाइम पहले आ सकता है। ऑब्वियसली ही नोज नथिंग अबाउट दिस। क्लियर। तो जहाँ पे हमें एम्फेसिस देना होगा या स्ट्रेस देना होगा तो हम इसकी एडवर्ब की प्लेस चेंज कर सकते हैं, तीनों की, एडवर्ब ऑफ टाइम की, एडवर्ब ऑफ प्लेस की और एडवर्ब ऑफ मैनर की। अब हमारे पास चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा जो जगह बदलता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मुख्तलिफ जगहों पे इसकी पोजिशनिंग बन जाती है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास जैसे यूजुअली एंड ऑफन वगैरह वगैरह, तो ये हमें बताते हैं काम कितनी बार हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो पोजीशनिंग है वो हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे। इसको मजीद क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएंगे? मोस्टली हमारे पास आएंगे वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं ही ऑफन विजिट्स मी। तो यहाँ पे जो ऑफन आ रहा है ये किसके बाद आ रहा है? वर्ब से पहले। क्लियर। अब हम देखते हैं जहाँ पे हमारा जो एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। शी हैज ऑलवेज बीन पोलाइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। तो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। क्लियर। इसकी एक और मिसाल लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिडल में आएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। अच्छा जी। अब अगर हमने इस पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमने जोर देना है तो क्या करेंगे? इसको हम हेल्पिंग वर्ब से पहले ले आएंगे। तो जहाँ पे सम टाइम हमें लगता है किसी चीज़ की पोजीशनिंग आगे पीछे है तो वहाँ पे आप गौर करें क्या इस चीज़ पे एम्फेसिस दिया जा रहा है या इस पे कोई स्ट्रेस दिया जा रहा है या इसको डिफाइन किया गया है। तो वहाँ पे बेसिकली वो सेंटेंस गलत नहीं होता, बेसिकली वहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है। क्लियर। आई ऑलरेडी हैव डन दिस। तो यहाँ पे देखें कि हेल्पिंग वर्ब जो आपका है पहले आ रहा है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है। तो इस मीन के यहाँ पे इस पे स्ट्रेस दिया गया है, आई ऑलरेडी हैव डन दिस, यानी कि पहले पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बजाय काम के। तो जहाँ पे एम्फेसिस होगा वहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। अच्छा जी। कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे होते हैं जो दो से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल होते हैं। सिलेबल मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा दिया था कि सिलेबल को कैसे आपने समझना है। तो अगर दो सिलेबल
वाला अगर 2 सिलेबल या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाला वर्ड आता है तो वो या तो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे सम टाइम है, हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो समटाइम्स ही कम्स हियर। तो अगर आप देखें तो इसके सिलेबल्स 2 हैं, तो ये हम शुरू में भी लगा सकते हैं, इसको एंड पे भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको शुरू पे लगाते हैं तो इसके बाद हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर? अच्छा जी, अगर इसके अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है जिसके साथ टू इस्तेमाल हो, यानी टू प्लस वर्ब या यूज टू आ जाए, तब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। क्लियर? जैसे हम यहां पे लिखते हैं आई ऑफन हैव टू गो कॉलेज बाय वॉक। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा हेल्पिंग वर्ब ये आ रहा है और इसके बाद टू आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है, टू वाला इन्फिनेटिव। तो जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो किससे पहले आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। क्लियर? दूसरी सूरत में जहाँ पे यूज टू आएगा, ही ऑलवेज यूज टू फाइट विद मी। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक और बात बहुत समझने वाली है। हैव सम टाइम मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और सम टाइम हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्लियर? जैसे आई ऑलरेडी हैव ब्रेकफास्ट, आई ऑलरेडी हैव ब्रेकफास्ट, और आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो हैव जब मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इससे पहले आएगा, और जब हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके बाद आएगा। तो जब भी आप हैव देखें तो उसको आप समझें कि हैव बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है या हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, सम टाइम ऐसे भी होता है जब हमारा वर्ब फ्रेज मुकम्मल ना हो तब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब से। जैसे आई नेवर हैव। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हैव से पहले आएगा, क्योंकि हमारा जो वर्बल फ्रेज है वो पूरा नहीं है। अच्छा, ये कुछ कॉमन एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर के, एडवर्ब ऑफ टाइम के, प्लेस और फ्रीक्वेंसी के, जो हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कौन कौन से वर्ड एडवर्ब की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो मोस्टली जिनके एंड पे एल वाई आता है वो किस में आ जाते हैं? मैनर में, लेकिन समटाइम फ्रीक्वेंसी में भी आ जाता है एल वाई एंड पे। क्लियर? तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जब आपका एडवर्ब क्लियर हो जाएगा, आपकी 20% ग्रामर के रूल्स आपको समझ आ जाएंगे। जो मैक्सिमम गलतियां होती हैं वो आपको एडवर्ब से समझ आ जाएंगी।